तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यवीर कॉम्पिटिशन एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ हर रोज की तरह फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं आज की करंट अफेयर को लेके। दोस्तों ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं लगातार आपका प्रेम मिल रहा है हमको, लगातार आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन जो लोग नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप केवल करंट अफेयर के हिसाब से मत देखिए कि करंट अफेयर है और 1 घंटे करंट अफेयर हम पढ़ेंगे तो कहीं बोर ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग हमारा पुराना लेक्चर देखे हैं, जो लोग जुड़े हैं, या आप भी अगर हमारा पुराना लेक्चर देखेंगे तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि हम केवल करंट अफेयर लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि करंट अफेयर तो एक टॉपिक है जो वर्तमान में घटना हुई है। लेकिन अगर उस घटना से जुड़ी हुई अन्य कोई घटना हुई है, स्टैटिक पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन है, तो हम उन सारी चीजों को पूरी तरह क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर प्लस जीके जीएस दोनों चीज कंप्लीट होकर चल रहा है। ठीक है, और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर की आज शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? सर ये कोई नया दिवस है क्या? नया जुड़ा है क्या? यस, ये नया दिवस है भाला फेंक दिवस। ये कब मनाया गया ये आपको आंसर करना है। तो हम आपको बताएंगे कब मनाया गया और क्यों मनाया गया। तो जल्दी से जितने हमारे तुक्का वीर है वो तुक्का लगा ले, और जितने पहले पढ़ रखे हैं जिनको जानकारी है वो जल्दी से बता दे कि इनमें से कौन सी तारीख को मनाया गया है। 5 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त या 8 अगस्त। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा जो आंसर है वो क्या है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। सर ये बात तो समझा दी है कि भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और देखिए, और अन्यत्र अगर क्लास देखेंगे तो कई बार इतना बता के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो लोग मेरी क्लास में बने हुए हैं, लगातार हमको देख रहे हैं, उनको एक बात समझ में आती है कि हम कभी भी क्वेश्चन को इतने में नहीं छोड़ते। हम क्वेश्चन के आसपास बनने वाले सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो भाला फेंक दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अब ये बताइए सर कि कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? इस दिन नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नीरज नीरज चोपड़ा जो है वो खिलाड़ी है जेवलिन थ्रो के, और उन्होंने क्या जीता था? इस दिन स्वर्ण पदक जीता था। सर कहाँ जीते थे? तो ये इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सर ये टोक्यो कहाँ है? टोक्यो है जापान में। कहाँ है? जापान में। क्लियर है दोस्तों? टोक्यो कहाँ है? जापान में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? तो नीरज चोपड़ा क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। कब जीते थे? 2020 के ओलंपिक में जीते थे। और उसी की स्मृति में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब एक बात देखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि सर इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण तो जीता था, लेकिन ये भी बता दीजिए कि भाला फेंके कितना थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो थ्रो था इनका जो थ्रो था वो था 87.58 मीटर। कितना था? 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, और इसी थ्रो के बलबूते, इसी थ्रो के दम पे उन्होंने कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक जीता। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टोक्यो ओलंपिक से एक बात और याद रखिएगा, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो 2020 में ना होके 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। और हमारी एक बैडमिंटन महिला खिलाड़ी जिनका नाम है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने इस ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक अगर ये क्लियर हो गया हो आपका, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको ओलंपिक के बारे में बताते हैं। ठीक है, ओलंपिक से कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमको पता नहीं होता कि पढ़ना कहाँ से। पर आपको जानने की कहीं जरूरत नहीं है, आप इस क्लास में बने रहिए, हम आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ओलंपिक के बारे में। देखिए, ओलंपिक की बात की जाए ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक की जो शुरुआत है, यानी प्रारंभ है आधुनिक ओलंपिक की, काहे की आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 से की गई। कब से की गई? वो ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक है उसकी शुरुआत 1896 से की गई, और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है बैरोन पियरे। क्या नाम है? बैरोन पियरे। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में खेल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता अगर करवाने का श्रेय किसी को जाता है तो बैरोन पियरे को जाता है। और आपको पता है कि विश्व की लगभग सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन सी होती है? ओलंपिक होती है, जहां हर देशवासी, हर युवा, हर प्लेयर ये चाहता है कि हम ओलंपिक में मेडल जीत जाए। कहीं जीत पाए या नहीं जीत पाए, लेकिन ओलंपिक में हमारा दबदबा होना चाहिए, ओलंपिक में हम जीत सके। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? तो ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से। करने वाला व्यक्ति कौन है? बैरोन पिरे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक का मुख्यालय ध्यान रखिएगा, ओलंपिक का मुख्यालय है लुसाने। सही, लुसाने कैसा नाम? लुसाने नाम है। ठीक है, परेशान ना हो, नाम है उसका लुसाने। और लुसाने जो है वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब अंग्रेजी में नाम है तो ऐसे ही ना होगा लुसाने। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बात की जाए तो ओलंपिक के जो फ्लैग होता है उसमें 5 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है? ओलंपिक में ओलंपिक रिंग की जो संख्या है, प्रश्न पूछेगा ओलंपिक रिंग की जो संख्या है वो कितनी है? ओलंपिक रिंग की संख्या कितनी है सर? ओलंपिक रिंग की संख्या है
5। सर ये कौन-कौन से 5 रंग की संख्या है ओलंपिक की? तो ध्यान रखिएगा, मैं रिंग को यहाँ पे लिख देता हूँ। नीला, नीला, काला, काला, पीला, पीला, हरा, हरा और लाल। सर ये रिंग कहाँ बने हुए हैं? ओलंपिक के फ्लैग में 5 प्रकार की रिंग बनी हुई है और ये 5 प्रकार की रिंग जो है 5 कलर की है और ये 5 कलर जो हैं ये महाद्वीप को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? ये महाद्वीप को दिखाते हैं। 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 रिंग। क्लियर है? सर हम लोग तो एशिया में रहते हैं, तो एशिया की रिंग इनमें से कौन सी होगी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पीली वाली रिंग है ये एशिया की रिंग होगी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो ओलंपिक से जुड़े इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए और आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई? 1896 से। कराने वाले व्यक्ति बैरोन पीरे, मुख्यालय लुसाने और स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक रिंग की संख्या कितनी है? 5। और ये 5 रिंग किसको दिखाती है? ये 5 रिंग 5 महाद्वीप को दिखाती है। किसको दिखाती है? 5 महाद्वीप को दिखाती है। और ये कौन-कौन से रंग की होती है? नीला, काला, पीला, हरा और लाल। आ रही बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक अगर कोई डाउट ना हो तो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2026 चल रहा है, 27 को छोड़ के 2028 में फिर से ओलंपिक होने वाले हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बताइए अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ होने वाला है अगला ओलंपिक। मुझे विश्वास है सबने सही सही आंसर दिया होगा। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, तो फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला जो ओलंपिक होने वाला है यानी 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉस एंजलिस में। कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। ठीक है सर, लॉस एंजलिस कहाँ है? लॉस एंजलिस है यूएसए। कहाँ है? यूएसए। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है, कल हमने आपको 6 अगस्त के बारे में बताया था, तो आज आप हमको बताएंगे कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है और कौन से नंबर का दिवस मनाया गया है? क्लियर है दोस्तों? कौन सा दिवस? 2 प्रश्न है यहाँ पे। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, और किस क्रम का मनाया गया है? क्रम क्या है? किस क्रम का दिवस मनाया गया है? ठीक है, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आप बताइएगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा दिवस मनाया गया है? आप जाइए प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की और करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाके हमारा कल का लेक्चर देखिए, जहाँ पे हमने 6 अगस्त के बारे में आपको बता रखा है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है। तो सर ये बताइए, जब हम एएचएफ का पूरा नाम ही नहीं जानते तो हम बताएंगे कैसे एएचएफ है क्या? ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे सामने यही दिक्कत हो रही होगी। और जो लोग जानते भी होंगे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनमें से आंसर चूज करिए, बताइए कि कौन सा है। आज तुक्का ना लगाना है तो तुक्का ही सही, पर इनमें से कोई एक सही होने वाला है। फटाक से बताइए। तुक्का भी लगाएंगे तो 25% चांस तो है ये सही होने के। लगा दीजिए तुक्का, बता दीजिए कौन सा सही है आज। मारिए ऐसा खींच के तुक्का कि बिल्कुल सही हो जाए, एकदम सटीक बैठ जाए। बताइए फटाक से। मुझे पता है अधिकांश लोगों ने सही किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? मोकी चीन। ठीक है, कौन सा है? मोकी चीन है, मोची चीन ना लिख दीजिएगा। और यहाँ पे सर एएचएफ का पूरा नाम आप बताने वाले थे, तो बिल्कुल एएचएफ एएचएफ का जो पूरा नाम है वो है एशियन एशियन हॉकी एशियन हॉकी फेडरेशन। क्या नाम है? एशियन हॉकी फेडरेशन है। ठीक है, इसकी सर स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। सर सब कुछ तो बता दिए, इसका मुख्यालय भी बता दीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, एएचएफ का जो मुख्यालय है वो है कुआलालंपुर में। कहाँ है? कुआलालंपुर में। और अगर आप लोग जानते हैं कुआलालंपुर कहाँ है तो जल्दी से बताएं कुआलालंपुर है कहाँ? अगर दिमाग में आ रहा हो तो दिमाग में बता दीजिए अपने, और मैं तो चाहता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक बात बताएं, बेइज्जती के डर से नहीं बताते हैं क्या कई बार? अरे जिसकी बेइज्जती होगी वही सम्मान का हकदार होगा। आज चीजें गलत होंगी तो कल सही भी होंगी, डरिए मत। कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि कुआलालंपुर कौन से देश में है। फटाक से बताएं, कमेंट करिए। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि कुआलालंपुर कहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। कहाँ पे है? मलेशिया में है। आ रही बात समझ में? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे हॉकी की प्रतियोगिता होने वाली है जूनियर हॉकी की 2026 में। तो प्रश्न पूछेगा कि हमारी जो हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम, जूनियर भारतीय हॉकी टीम है, सर सर इसके कप्तान का नाम क्या है? इसके कप्तान का नाम है खैदम खैदम सेलेमा। क्या नाम है? खैदम सेलेमा इसके कप्तान का नाम है। क्लियर है दोस्तों? विश्वास है आपसे ये बन गया होगा। क्या नाम है इसका? खैदम सेलेमा यहाँ के कप्तान का नाम है। और मान लीजिए कि अगर आपको भारतीय जूनियर हॉकी टीम का कोच पूछ लिया कि कोच कौन है, तो ध्यान रखिएगा, टीम वाइट। कौन से वाइट? टीम वाइट यहाँ के क्या है? कोच है। ठीक है, तो यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन बता दिए। पहली बात तो ये एएचएफ महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 का होने वाला चीन में होने वाला है, उसके बारे में बता दिए कि पूरा नाम क्या है, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कब बना, और उसके बाद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है और
कोच कौन है? यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सब क्लियर हो गए। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम, एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया है? बताइए, आप इसके बारे में बताइए, एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण कौन से देश ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या चीजें हैं, कैसे कोई देश इतना आगे निकल सकता है। बताइए फटाक से, चार ऑप्शन है, भारत, दक्षिण कोरिया, इजराइल या चीन। चार ऑप्शन है, बताएं जल्दी से फटाक से। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चीन। चाइना ने कौन सा सिस्टम बनाया है? एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम। ठीक है सर, ये कौन सा सिस्टम होता है? ध्यान रखिए, ये ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें 96 ड्रोन एक के बाद एक साथ उड़ाए जा सकते हैं। देखिए कैसे उड़ाए जा सकते हैं सर, पहले हम इस स्वार्म का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे? स्वार्म का मतलब, स्वार्म का मतलब जो होता है वो क्या होता है सर? स्वार्म का दो मतलब होता है, एक तो होता है पक्षी का झुंड। काय का झुंड? पक्षी का झुंड। जैसे पक्षी देखते होंगे हवा में उड़ते हैं, बहुत तेजी से बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, लेकिन क्या कभी टकराते हैं? कभी नहीं टकराते। और स्वार्म का एक और मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। क्या होता है? मधुमक्खियों का झुंड। तो यहाँ पे स्वार्म का मतलब क्या है? पक्षियों का झुंड या मधुमक्खियों का झुंड। और आपको एक बात पता है कि चाहे जितने भी पक्षी एक झुंड में उड़े या जितनी भी मधुमक्खियां उड़े, वो आपस में टकराती नहीं। उनके बीच में फॉर्मेशन इतना बढ़िया रहता है, उनके बीच में एल्गोरिदम इतना अच्छा रहता है कि वो कभी आपस में टकरा नहीं सकती। और इसी बात से प्रेरणा लेते हुए, इसी बात से सीख लेते हुए चाइना ने एक क्या विकसित किया है? एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम विकसित किया है, जहां एक ऑपरेटर, कितना ऑपरेटर? जहां पर एक ऑपरेटर 96 ड्रोन को उड़ा सकता है। कितने ड्रोन को? 96 ड्रोन को उड़ा सकता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह बारात में एक आदमी एक ड्रोन लिए परेशान रहता है पूरा दिन, कहाँ उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, कहीं टकरा ना जाए, पूरा दिन उसको रात भर नींद नहीं आती है। देखिए, लेकिन यहाँ पे चाइना ने ऐसा सिस्टम विकसित किया है कि एक ऑपरेटर कितने ड्रोन उड़ा सकता है? 96 ड्रोन उड़ा सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। इसकी खास बात यही है, हर 3 सेकंड में एक ड्रोन उड़ेगा। कितने सेकंड में? हर 3 सेकंड में एक ड्रोन उड़ेगा, और 96 के 96 ड्रोन एक फॉर्मेशन बनाएंगे पक्षियों की तरह, और वो ड्रोन कभी आपस में टकराएंगे नहीं। आप सोचिए कि वो ड्रोन एक आदमी कैसे उड़ाएगा। तो इन ड्रोनों की विशेषता ये है कि ये ड्रोन जो है एआई एल्गोरिदम पे आधारित होंगे। किस पे आधारित होंगे? एआई एल्गोरिदम पे आधारित होंगे, जो आपस में टकराने से बचेंगे। सोचिए एक देश कितना आगे टेक्नोलॉजी के मामले में चला जा रहा है, और जस्ट हमारे पड़ोस में है, लगातार टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी विकसित करता चला जा रहा है। एक आदमी 96 ड्रोन उड़ा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सॉरी, वो है, हाल ही में हाल ही में किस देश के शेनज़ेन विश्वविद्यालय, नाम है समझ में आ गया होगा, शेनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन, क्या क्या ऑप्शन है? दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका या जर्मनी। बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी बताइए कि किसने विकसित किया होगा। क्या लगता है कि प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप अचरज मान जाएंगे। आज तक दुनिया ये जानती आई है कि कोयले से प्रदूषण होता है, लेकिन आज पहली बार पता चलेगा कि कोयले से जीरो एमिशन कार्बन निकलता है। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है एक देश ने कि कोयले से 1% भी कार्बन नहीं निकलेगा, बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने वाला कौन सा देश है बताइए? तो आपको पता है, दी वन एंड ओनली, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो अपने R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, वो कौन है? चीन है। चीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो जीरो कार्बन एमिशन पे आधारित है। कोयला को बिना जलाए उससे पूरी एनर्जी निकाली जा सकती है। इसके बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे, समझते हैं, ठीक है। और इस जो तकनीक है, ये जो तकनीक है, इस तकनीक का सबसे पहले तो हम नाम देखेंगे। इस तकनीक का नाम है जीरो जीरो कार्बन कार्बन एमिशन। जीरो कार्बन, देखिए नाम है जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल। सर ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाएगा, जो कोयला होता है, कोयला, हम आप कोयले से अगर ऊर्जा लेना होता है हमको आपको, तो हम आप क्या करते हैं? पहले कोयले को जलाते हैं, और कोयले को जला के ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा से हम लाइट बनाते, बिजली बनाते हैं, और फिर अलग अलग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये वाली टेक्नोलॉजी विकसित की गई है सेंजन विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें क्या किया गया है? कोयला को पीसकर पाउडर बनाते हैं, और इस पाउडर को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर कुछ कार्बन एमिशन होता भी है तो उसे सिस्टम के अंदर ही कैप्चर कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं? सिस्टम के अंदर ही कार्बन कार्बन कैप्चर हो जाता है, यानी कार्बन बाहर आ ही नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि प्रदूषण बिल्कुल जीरो है। एक बात आप समझिए, जब हम परंपरागत तरीके से कोयले को जलाते हैं, तो कोयले को जला के जो बिजली बनाते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है 40%। कितनी होती है? 40% एफिशिएंसी पे काम करता है। लेकिन ये जो तकनीक बनाई गई है, इस तकनीक पे जब कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंसी निकल के आती है 80%। यानी कोयले का अधिकांश भाग हम ऊर्जा के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, प्लस बिना
किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? चीन बन गया है। दोस्तों एक बात है, खास बात चीन की, कि चीन जो है लगातार पैसे खर्च करता है अपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इतने पैसे खर्च करता है कि नई नई टेक्नोलॉजी, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है चाइना में कि वहां की जो BYD कार वगैरह है वो 90 डिग्री मुड़ जाती है। हाथ दिखा दीजिए, जाके पार्क हो जाएगी, बुला लीजिए आपके पास आ जाएगी। यानी ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस, मेट्रो, इतनी स्पीड वाली ट्रेन वहां पे टेस्टिंग कर ली गई है कि 1200 किलोमीटर घंटे की स्पीड से वहां पे जो ट्रेन है वो टेस्टिंग की जा रही है। मतलब वो एक देश है जो लगातार तेजी से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं अपने R&D के ऊपर। वहीं हमारे देश में भी ऐसा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल नहीं रहा है, लेकिन जितना पैसा हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, हमारे यहाँ उतना भी खर्च नहीं होता है, और अधिकांश पैसा तो हमारे यहाँ फ्री बीज में चला जाता है। जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने लाडली बहना योजना की ऐसी शुरुआत की है कि हर राज्य को लत लग गई पैसा खर्च करने की, और हमारे रेवेन्यू का, हमारे टैक्स का एक कितना बड़ा अमाउंट आज फ्री बीज में जा रहा है। वो किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। वहीं चाइना है, चाइना ने सबको रोजगार इस प्रकार से दे रखा है कि हर व्यक्ति अपने घर पे ही काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं रिसर्च डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है। और देखिए नई नई खोज कितनी सारी निकल के आ रही है चाइना से। ठीक है, किसी ने शायद ही कभी सोचा रहा होगा कि कोयला को जलाने के बाद जो कार्बन है वो निकलना असंभव है। ठीक है, शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन चाइना ने उसे पॉसिबल बना दिया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैम्पी उपग्रह। ठीक है, डैम्पी उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चीन, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया या डेनमार्क? सर अब तो लगता है कि तुक्का भी मार देंगे तो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बार मैं गारंटी देता हूँ, तुक्का मारेंगे तो सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए, डैम्पी उपग्रह कौन से देश द्वारा लॉन्च किया गया है? लगाइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, लगाइए। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चीन। क्या है? चीन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा उपग्रह है? डैम्पी। कौन सा है? डैम्पी, माफ करिएगा, यहाँ पे कौन सा उपग्रह है? यहाँ पे डैम्पी उपग्रह है। सर आप पढ़ाते समय हमेशा फुल फॉर्म बताते हैं, तो आज भी फुल फॉर्म बताएंगे। तो बिल्कुल फुल फॉर्म बताएंगे, जहां तक फुल फॉर्म पॉसिबल होगा। और जिन भी चीजों के फुल फॉर्म होते हैं, आपको तो पता है हमारे पढ़ाने का तरीका, हम कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, ताकि आपका आना सार्थक हो जाए। अगर कुछ स्टैटिक है तो हम वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तब से कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि चीन की राजधानी क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए डैम्पी का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है डार्क मैटर। कौन सा मैटर? डार्क मैटर पार्टिकल, पार्टिकल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन। डार्क, मैं बोल देता हूं एक बार, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरेशन इसका डैम्पी का पूरा नाम है। ठीक है, थोड़ा सा वहां लास्ट में जाके मिट रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, डार्क मैटर, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे ना। डार्क मैटर, मैटर, मैटर पार्टिकल, पार्टिकल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसका जो निक नेम है, इसका जो निक नेम है, इसको कहते हैं बुकांग। क्या कहते हैं? बुकांग। सर इसका निक नेम काहे बता रहे हैं? क्या पता वो पूछ ले कि डैम्पी किसने लॉन्च किया, तो वो तो बता ही लेंगे, लेकिन कहीं पूछ लिया कि चीन द्वारा लॉन्च किया गया जो डैम्पी उपग्रह है उसका निक नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उसका निक नेम है बुकांग। क्या नाम है? बुकांग। सर बुकांग का मतलब क्या होता है चाइना में? बुकांग का मतलब होता है मंकी किंग। क्या होता है? मंकी किंग इसका पूरा नाम होता है। सर चाइना ने लॉन्च किया तो क्या ये अकेले लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, डैम्पी जो वो है उपग्रह है, उसमें चाइना का अकेली भागीदारी नहीं है। चाइना ने 3 देशों के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, यानी कि इसके सहयोगी देश भी हैं। कौन कौन है? इसके सहयोगी देश भी हैं। सर कितने सहयोगी देश ने डैम्पी उपग्रह को लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो देश चाइना हो गया, दूसरा देश कौन सा हो गया? इटली हो गया, और तीसरा देश कौन सा हो गया सर? तीसरा देश हो गया स्विट्जरलैंड। कौन सा हो गया? स्विट्जरलैंड। सर ये काम क्या करता है? तो इसका नाम से क्लियर है कि ये क्या करेगा? डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोर करेगा। क्या करेगा? जो डार्क मैटर वाले पार्टिकल होते हैं, आपको पता है डार्क मैटर ऐसे मैटर होते हैं जो अपने, जो गुरुत्वाकर्षण इतने ज्यादा होता है उसके अंदर कि अपने ऊपर से रोशनी भी नहीं गुजरने देता। ऐसे पार्टिकल की खोज कर रहा है कौन? चाइना। और कौन से उपग्रह से कर रहा है? डैम्पी उपग्रह से कर रहा है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ये हाई एनर्जी गामा किरणों को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्लियर है? ये हाई एनर्जी गामा किरणों को उत्सर्जित करेगा। अगर यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में सेनजाओ 23 मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियागोंग स्पेस स्टेशन भेजने वाला देश कौन सा है? यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फिर से मारिए तुक्का, फिर सही होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अब आपके तुक्के सही होंगे। आप लक्ष्यवीर एकेडमी पढ़ रहे हैं और लक्ष्यवीर में पढ़ने वालों के तुक्के सही होंगे। ठीक है, बताएं फटाक से कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, मुझे विश्वास है आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा।
कौन सा देश है? चाइना। अब देखिए चाइना ही ऐसा देश है जो लगातार इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी चाइना जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उतना ही हमारे लिए वो चुनौती भी बनता चला जा रहा है। चाइना की टेक्नोलॉजी हमारे लिए आने वाले कल के लिए चुनौती है। हमको भी तेजी से उस टेक्नोलॉजी को पाना पड़ेगा, उतनी तेजी से काम करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। नहीं तो चाइना से हम कहीं पीछे छूट जाएँगे, ठीक है? हालाँकि अभी भी कई मामले हैं जहाँ पे हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं, तो उससे कहीं आगे ठीक है। लेकिन बहुत सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पे हमको चाइना के बराबर लाना पड़ेगा लोगों को, ठीक है? टेक्नोलॉजी को, देश को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, सेंजोर 23 मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेजा गया है? भेजने वाला देश कौन-सा है? चीन है, ठीक है? अब एक बात समझिएगा, ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेजा गया है? कहाँ भेजा गया है? यागोंग स्पेस स्टेशन। सर ये होता कहाँ है? ये स्पेस में होता है। स्पेस में रुकने की जगह है और चाइना ने बनाई है वो जगह, तो वो क्या है? तियांगोंग स्पेस स्टेशन। आ रही बात समझ में क्या? अब एक बात बताइए, इसका अपना स्पेस स्टेशन है, अमेरिका का अपना स्पेस स्टेशन है जिसका नाम क्या है? आईएसएस। सर आईएसएस अमेरिका का स्पेस स्टेशन है? बिल्कुल। और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सर ये अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका में कौन सी अंतरिक्ष संस्था है? तो अमेरिका में जो अंतरिक्ष संस्था है इसका नाम है नासा। क्या नाम है? नासा। कोई बता सकते हैं नासा का पूरा नाम क्या है? अगर बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम तो है ही है बताने के लिए, बता ही देंगे आपको। जल्दी बताइए, हमें इंतजार है। नासा का जो पूरा नाम है, टाइप करिए। हमको देख रहे हैं कि हम टाइप करेंगे, आप टाइप करिए। करें करें, फटाक से टाइप करें। नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल, क्या नाम है? नेशनल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स नॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है दुनिया की। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नासा का पूरा नाम क्या है। बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब जो रसिया है, रूस भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और रूस के जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है रसियन रसियन ऑर्बिटल रसियन ऑर्बिटल स्टेशन। क्या नाम है? रसियन ऑर्बिटल स्टेशन, ठीक है? और रूस की जो स्पेस एजेंसी, इसका भी नाम याद रखिएगा। कौन सी स्पेस एजेंसी है रूस में? तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉसमॉस। क्या नाम है? रॉसकॉसमॉस। कितना बढ़िया नाम है, रॉसकॉसमॉस। किसकी? रूस की। क्या नाम है? एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, रॉसकॉसमॉस। क्या नाम है? रॉसकॉसमॉस। ये किसकी स्पेस एजेंसी है? ये रूस की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सर जापान की भी कोई स्पेस एजेंसी है? तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा, सॉरी, जाक्सा, ठीक है? मैं जाक्सा का फुल फॉर्म लिखूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, फिर मैं जाक्सा का पूरा नाम लिखता हूँ, ठीक है? अब मैं जाक्सा का पूरा नाम लिखता हूँ। देखिए जाक्सा का पूरा नाम क्या है? जापानी जैपनीज 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 एरोस्पेस एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एजेंसी। पूरा नाम क्या है जाक्सा का? जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। वैसे पूछेगा सर इतने सारी चीजें बता क्यों नहीं? वैसे पूछेगा कि जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। जैसे हमारे यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। क्या नाम है? इसरो। हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी? इसरो है। इसी प्रकार जापान का नाम क्या है? जाक्सा है। रूस वाली का नाम क्या है? रूस वाली का नाम है रॉसकॉसमॉस। अमेरिका वाली का नाम क्या है? अमेरिका का नाम है नासा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है इसरो का गठन कब किया गया था, यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी। कल वाली वीडियो में बताया हूँ, बिना देखे अपने दिमाग में जोर डाल के बताइए कि इसरो का गठन कब किया गया था और इसरो का मुख्यालय कहाँ है। फटाक से बताएं, ठीक है? मुझे विश्वास है आप लोगों ने बता दिया होगा। इसरो का गठन किया गया था कब? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है? और सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है बेंगलुरु। क्या ना कहाँ है? बेंगलुरु। क्लियर है दोस्तों? इसका पूरा नाम बताइए फटाक से, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सब स्क्रीनशॉट अच्छे से ले रहे होंगे और इसके नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, ठीक है? तो इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए अगले प्रश्न में की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने नियो नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी दी है? ठीक है, किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चीन। चीन की सर कौन सी कंपनी बनाई है? चीन की किस कंपनी ने ये न्यूरो चिप बनाई है, नियो चिप बनाई है? ध्यान रखिएगा, उसका नाम है न्यूरेकल टेक्नोलॉजी। क्या है? न्यूरेकल टेक्नोलॉजी। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा किसने बनाया है। न्यूरेकल टेक्नोलॉजी ने बनाया, ठीक है? और कौन बनाया है सर? और सिंगुआ विश्वविद्यालय ने। किसने? सिंगुआ विश्वविद्यालय ने।
आपको जान के अचरज होगा, इस इतनी बढ़िया ये टेक्नोलॉजी है, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। सिंघुआ विश्वविद्यालय किसने बनाया है? सिंघुआ विश्वविद्यालय, ठीक है, सिंघुआ विश्वविद्यालय। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ, ठीक है, पहले इसको मैं सही से लिख दूं, टेक्नोलॉजी, नहीं पता चला कुछ और है लिख दिए, हम यहाँ लिखे टेक्नोलॉजी, वहां कुछ और है, लॉजी चल दिया, ठीक है। तो न्यूरेका टेक्नोलॉजी एक कंपनी है और किसके साथ मिलकर बनाई है? सिंघुआ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बनाई है। और सिंघुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? चीन में। सर ये कैसी टेक्नोलॉजी है? दोस्तों ये जो नियो चिप है ना, ये एक चिप है जो ब्रेन में लगाई जाती है। और अभी तक क्या था कि ब्रेन में जो लगाई जाने वाली चिप थी उसको ऐसा रिसर्च किया गया था कि वो ब्रेन के बिल्कुल इन साइड पे लगती थी, एकदम अंदर जाके लगती थी और पूरे बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करती थी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो नियो चिप बनाई गई है, ऐसी बनाई गई है कि ब्रेन के ऊपर लगेगी। कहाँ लगेगी? ब्रेन के ऊपर। सर ये सब तो बता दिए, ये नहीं बताया कि लगेगी क्यों। देखिए कई लोगों को क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होती है, उसमें चोट आ जाती है तो कई बार मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। आपको पता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है सीधे जाके किससे जुड़ता है? मस्तिष्क से। यानी कि हमारा जो नीचे का पूरा अंग काम करता है वो करता है स्पाइनल कॉर्ड के कारण। और स्पाइनल कॉर्ड अगर कभी क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये मान लीजिए हमारे पूरे शरीर का सिग्नल टूट जाता है हमारी लोअर बॉडी से। सर क्या होगा अगर सिग्नल टूट जाएगा तो? अगर हमारी लोअर बॉडी से सिग्नल टूट गया तो हमको पैरालाइज हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे? हमें लकवा मार देगा, हम पैरालाइज हो जाएंगे और हमारा सारा अंग काम करना बंद कर देगा। अब ये समस्या तो बहुत ज्यादा आ रही थी और इस समस्या का समाधान किसने निकाला? चीन ने निकाला। और चीन के यहाँ जो कंपनी न्यूरेकल टेक्नोलॉजी और सिंघुआ विश्वविद्यालय, उन्होंने मिलकर जो नियो चिप बनाई उसे क्या किया जाएगा? ब्रेन के ऊपरी सतह पे रखा जाएगा और वो क्या करेगी? हमारे लिए कोई लकवाग्रस्त प्राणी है, वो अपना हाथ हिलाना चाह रहा है, ठीक है, तो अब हाथ तो हिला नहीं सकता, तो क्या होगा? उसका ब्रेन सिग्नल देगा उस चिप में और वो चिप जुड़ी रहेगी, या तो बाहर जो रोबोट लगा रहेगा हाथ या पैर में, उसको सिग्नल देगी कि जो मरीज है वो अपना हाथ या पैर हिलाना चाह रहा है। या फिर क्या होगा? अगर रोबोट नहीं लगा है हाथ में तो हो सकता है कंप्यूटर से जुड़ी हो वो चिप, तो कंप्यूटर में ये बात पता चलेगी कि जो मरीज है वो अपना हाथ पैर हिलाना चाह रहा है। अब देखिए अगर वो विकलांग है उसके बाद भी उसकी बातें समझ में आ जाएगी कंप्यूटर को, लोगों को, कि वो ये काम करना चाह रहा है। आई बात समझ में? और उसी के लिए ये वाली चिप बनाई गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कितनी ज्यादा रिसर्च लगी होगी इन सारी चीजों को बनाने में और बहुत तेजी से विकास हुआ इसका, है ना। अब ये व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध है। कैसी है? ये बिकने के लिए भी व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध है, ठीक है। और ये चिप किसने बनाया है? नियो चिप। नियो चिप बनाने वाली जो देश है वो कौन सा है? चीन। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निखिल टंडन, राजेश कुमार सिंह, भारत खेड़ा या रोहित जैन? 4 ऑप्शन है, बताएं फटाक से। इसका जो सही आंसर है, बता दूं? पक्का बता दूं? क्या बताएंगे? अच्छा आप बताने वाले हैं, बिल्कुल बताइए, फटाक से बताएं। लगाइए तुक्का, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को तुक्कों से। और अगर सही सही पता तो सही सही बता दीजिए कि कौन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बना है। तो सही आंसर है आपका राजेश कुमार सिंह। क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह नाम है, ठीक है। सर एक बात बताइए, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के बारे में तो पहले बताइए, तब तो हम जानेंगे इसका अध्यक्ष कौन बना है। डीआरडीओ क्या है? शायद ही हिंदुस्तान में रहने वाला कोई डीआरडीओ को ना जानता हो, और अगर नहीं जानता है तो ये मानिए कि उसने बहुत बहुत पीछे है वो अभी तक, ठीक है। आज हम आपको डीआरडीओ के बारे में बताएंगे और ना केवल डीआरडीओ के बारे में बताएंगे, इसके बारे में ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ यानी हम भारतवासियों के लिए डीआरडीओ कितना ज्यादा, ठीक है। तो डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके पूरे नाम से। इसका जो पूरा नाम है वो है, इसका जो पूर्ण नाम है, हालांकि आएगा नहीं यहाँ पे, 4 अक्षर का नाम है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। डिफेंस, या फिर कोशिश करते हैं नीचे लिखने की, डिफेंस रिसर्च रिसर्च एंड एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या नाम है पूरा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का पूरा नाम है। और सर यहाँ पे करता है क्या है ये देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, डिफेंस रिसर्च। किसी भी संस्था का नाम पढ़ लीजिए, नाम ही अपने आप को बता देता है कि वो संस्था करती क्या है। डिफेंस के सेक्टर में रिसर्च करने वाली कंपनी कौन सी है? डीआरडीओ। कौन सेक्टर है सर? रक्षा क्षेत्र में जो रिसर्च करती है, मिसाइल वगैरह कैसी बनानी है, कौन सी बनानी है, रडार वगैरह कैसे बनाने हैं, कैसे अच्छे से अच्छा रडार बनाना है, कैसे डिफेंस सिस्टम बनाना है, सारा रिसर्च कौन करता है? डीआरडीओ करता है। समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी मिसाइलें हमको मिलती है वो कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। हम बम को डिटेक्ट करने वाले जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। सारी बात समझ में? बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, रडार्स हैं, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? डीआरडीओ द्वारा, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च करता रहता है। क्लियर है? सर ये बताइए, डीआरडीओ के बारे में तो ये बता दिए, ये भी बता दीजिए कि इसका गठन कब किया गया? इसका गठन कब किया गया? ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी। कब किया गया? 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ को बनाया गया। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। सर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये कौन से मंत्रालय के? तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ जिस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है नाम है डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इसका कार्य क्या है सर? कार्य भी बता दीजिए। इसका कार्य है
मिसाइल बनाना। क्या बनाना? मिसाइल बनाना। मिसाइल बनाना। इसका काम क्या है? इसका काम है डिफेंस सिस्टम बनाना। डिफेंस सिस्टम समझते हैं दोस्तों? मान लीजिए कि देश पे कोई हमला हो जाए, मिसाइल से हमला हो जाए, तो मिसाइल को हवा में ही मार देना, यानी हवा हवा ही हवा मिसाइल को मार देना और देश को बचा लेना। तो देश को बचाने वाला सिस्टम या मिसाइल से बचाने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? डिफेंस सिस्टम कहलाता है। डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा बनाया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में डीआरडीओ और वायु सेना द्वारा स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या नाम है? एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो रेडिएशन को क्या करेगी? हटा देगी या कम करेगी और वायुसेना के को सुरक्षित जाने देगी, यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम क्या है? रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिसाइल परीक्षण वाला क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं है। 99% केसेस पे अगर मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में होता है। कहाँ होता है? ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ होता है? चांदीपुर में। कहाँ होता है? 99% केसेस पे सही आंसर क्या होगा? चांदीपुर ओडिशा होगा। मिसाइल की जितनी भी टेस्टिंग की जाती है ओडिशा में की जाती है, ओडिशा के चांदीपुर में की जाती है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र दे दिए आपका, अब ये गलत नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात देखिएगा कि इसको कौन बनाया है? डीआरडीओ बनाया है। कौन बनाया है? डीआरडीओ। किसके साथ मिलकर बनाया है? वायुसेना के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है सर, ये है क्या? ये एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? रुद्रम 2। क्या नाम है? रुद्रम 2 एक मिसाइल है। और आपको पता है मिसाइल की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो कितनी होती है? 5.5 मैक। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। प्रश्न ये क्लियर हुआ कि मिसाइल की गति को, मिसाइल की स्पीड को काहे में मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिसाइल की स्पीड को मैक नंबर में मापा जाता है। यस और नो? काहे मापा जाता है? मैक संख्या में मापा जाता है। और जो गति है इसकी कितनी है? रुद्रम 2 की 5.5 मैक है। और इस स्पीड को कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड। सर ये कितनी दूर तक मार सकती है, यानी कि इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया कि रुद्रम 2 कितनी दूर तक जाके मार सकती है, तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 300 से 350 किलोमीटर है। कहाँ तक है? 300 से 350 किलोमीटर। और सर ये अपने साथ कितना बारूद लेके जा सकती है? पेलोड कितना लेके जा सकती है? ध्यान रखिएगा, 200 केजी का पेलोड अपने साथ लेकर चल सकती है मिसाइल। 200 लेके गई और गिरा दी दुश्मन के यहाँ, दुश्मन स्वाहा। आई बात समझ में? और पाकिस्तान के तो मिसाइलों मिसाइल की जरूरत नहीं है। भारत वाले दहाड़ दे तो पाकिस्तान डर जाए। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, ये जो मिसाइल है रुद्रम 2, अब ये क्या करती है सर? इसका एक काम और है। जैसे मान लीजिए वायुसेना का कोई जहाज जा रहा है या कोई उसकी प्लेन जा रही है, तो क्या होगा? रुद्रम 2 को आगे आगे भेजा जाएगा और वो रुद्रम 2 क्या करेगी? दुश्मन के रडार को या रेडिएशन को कम कर देगी और वायुसेना के विमान को वहां से सुरक्षित बिल्कुल निकाल देगी। आ रही बात समझ में? तो रुद्रम 2 का एक ये भी काम है। ठीक है सर, इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? ये जो मिसाइल है, तो देखिए मिसाइल कई प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ मिसाइल ऐसी होती है जिनको हम विमान से लॉन्च करते हैं। ठीक है, कुछ मिसाइल ऐसी होती है जिनको हम पनडुब्बी से लॉन्च करते हैं। ऐसी कई प्रकार की मिसाइलें होती हैं। ठीक है, लेकिन इस वाली जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल है, इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? इसको सुखोई 30 MK3, सुखोई 30 MK3 विमान से लॉन्च किया जाएगा। कौन सी मिसाइल को? रुद्रम 2 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक सफल परीक्षणों के बाद बड़े पैमाने पर पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की योजना कब से बना रहा है, यानी कौन से फाइनेंशियल ईयर में जारी करेगा? दोस्तों अभी तक क्या होता था, हमारी नोटें कागज की होती थी, और जब कागज की नोट होती थी तो उनके साथ समस्या भी बहुत होती थी। गंदी हो जाती थी, गीली हो जाती थी, रंग पड़ जाता था, मिट्टी लग जाती थी, और कई बार तो उसके कलर उड़ जाते थे। एकदम चूरन की तरह नोट आती है आरबीआई की, तो कई बार रंग उड़ जाता था, समझ रहे हैं? कई बार असली नोट भी नकली लगने लगती थी, कई बार गंदा हो जाए, जेब में रखने के फट जाए। तो इन समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने क्या किया है? पॉलीमर आधारित, जैसे पॉलीथीन वगैरह होते हैं ना, पॉलीमर आधारित क्या किया है? नोट ला रहे हैं। और वो नोट पूछा गया है कि आरबीआई वो नोट कब से लाने जा रहा है? तो याद रखिएगा, वो नोट लाने जा रहा है 2027 और 28 से। इन 2027-28 ऐसा साल है जब हमारे पास पॉलीमर की नोट आ जाएगी। 10 और 20 रुपए की नोट में शुरुआती रूप से लाया जाएगा, 10 और 20 रुपए की नोट, फिर धीरे धीरे सारी नोट्स को ला दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सन है? 2027 और 28। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसमें क्या होगा सर? ये नोट क्यों लाई जा रही है, कारण बता दीजिए, कारण बता दीजिए कि सर पहली बात तो ये है 10 और 20 रुपए की नोट लाई जा रही है। दूसरी बात, कारण क्या है? कारण ये है, कारण ये है, इनकी लाइफ जो है, इनका जो लाइफ स्पैन है, अधिक लाइफ स्पैन है। कैसा है? अधिक लाइफ स्पैन है।
अगर अगर साधारण नोट साल, 1.5 साल, 2 साल चलती है, तो ये नोट उसका 4 गुना चलेगी, यानी कि लगभग ये 4 गुना अधिक टिकाऊ है, पहले वाली नोट से, ठीक है? कागज वाली नोट से। इस कारण से ये ला रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बात ये करते हैं, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि आरबीआई ला रहा है, कौन ला रहा है? आरबीआई। अब आरबीआई शब्द आ गया, हम आरबीआई पढ़े ना, तो ये तो गलत बात है। हम तो आपको एक-एक बात अगर कोई आ गई है हमारे क्वेश्चन में, तो हम एक-एक चीज़ क्लियर करते हैं। कभी भी करंट अफेयर देखने वाले को ये लग ही नहीं सकता है कि वो करंट अफेयर पढ़ रहा है। हम अपने स्टूडेंट का स्टैटिक भी क्लियर करते चलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में आपको बता दें, आरबीआई की स्थापना कब हुई, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ? तो अगर किसी को पता है हमारे लिखते-लिखते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आरबीआई कब बना? आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। कब बना? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना। कब बना? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, ठीक है? सर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। सर आरबीआई जब बना था तो अंग्रेजों के समय बना था। एक बात बताइए, किसी आयोग ने सिफारिश भी किया था क्या आरबीआई के बनने की? बिल्कुल। आरबीआई की सिफारिश करने वाला जो आयोग है, आरबीआई की सिफारिश करने वाला आयोग है, सिफारिश करने वाला आयोग, यहाँ से प्रश्न पूछता है कई बार कि आरबीआई की सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा है? तो उस आयोग का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, उस आयोग का नाम है हिल्टन यंग आयोग। क्या नाम है? हिल्टन यंग आयोग। ये आयोग ने सिफारिश किया था कि आरबीआई बननी चाहिए। और आरबीआई किसके जमाने की टेलर है? आरबीआई अंग्रेजों के जमाने की है, ठीक है? कब बनी थी? 1935 में। सर जब अंग्रेजों ने बनाया, इसके गवर्नर भी शुरू में अंग्रेज रहे होंगे, तो बिल्कुल हम आपको इसके गवर्नर के बारे में बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो गवर्नर हैं, इसके जो गवर्नर हैं, तो इसके जो पहले गवर्नर हैं, आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं, उनका नाम है ओसबॉर्न स्मिथ। कौन से थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ये आरबीआई के बिल्कुल पहले गवर्नर है, ओसबॉर्न स्मिथ। आप देखते होंगे कि जो नोट रहती हैं आपके पास, जो रहती है जिसमें लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, और नीचे आरबीआई के गवर्नर का बढ़िया सा एक साइन रहता है, ठीक है? तो ये वही पहले गवर्नर है, कौन? ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है? सर एक बात बताइए, पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो पहले भारतीय गवर्नर का नाम याद रखिएगा, पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है। सर पहले बता दिए, पहले भारतीय बता दिए, वर्तमान की बता दीजिए, तो बिल्कुल बता देंगे। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। सर कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं ये? ध्यान रखिएगा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है? दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं और आरबीआई के बारे में एक और जो मुख्य बात जानते हैं, वो जानते हैं कि आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का काम क्या होता है? ठीक है? यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। 26वें नंबर के वर्तमान में क्या है? गवर्नर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आरबीआई के कार्य क्या है? आरबीआई के कार्य। आपको मेन-मेन कार्य बताएँगे, और मेन कार्यों में भी सबसे मेन कार्य है नोट जारी करना। नोट जारी करना। सर कौन-कौन सी नोट जारी करता है आरबीआई? तो ध्यान रखिएगा, ₹1 के अतिरिक्त, ₹1 से या ₹1 से बड़ी नोट, ₹1 से ₹1 से बड़ी नोट। अच्छा ₹1 से जितनी भी बड़ी नोट आती है, सब कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। सर तो अगर ₹1 से बड़ी नोट जारी करता है, तो ₹1 की नोट कौन जारी करता है? सर ₹1 की नोट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा, ₹1 की नोट जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय जो है वो ₹1 की नोट जारी करता है। सर एक बात बताइए, नोट तो समझ में आ गया कि ₹1 की नोट आरबीआई जारी नहीं करता, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है? एक बार इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा गया था कि ₹1 की नोट में हस्ताक्षर किसके होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के या प्रधानमंत्री के? बताइए, है ना बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? वित्त सचिव के, आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के या प्रधानमंत्री के? किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए फटाक से। ध्यान रखिएगा, ₹1 की नोट में, ₹1 की नोट में जो हस्ताक्षर होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ₹1 की नोट में जो हस्ताक्षर होता है वो होता है वित्त सचिव का। किसका होता है? वित्त सचिव का। अच्छा सर आपने एक बात तो ये बता दिया कि नोट आरबीआई जारी करता है, सिक्के भी बता दिए कौन जारी करता है। ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी सिक्के जारी होते हैं, सारे सिक्के भारत सरकार जारी करती है, आरबीआई जारी नहीं करता, ठीक है? सर आरबीआई और क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? महँगाई नियंत्रण करता है। क्या करता है? महँगाई का नियंत्रण करता है। दोस्तों थोड़ा-सा कनेक्टिंग का इश्यू हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्शन में। हम वापस से शुरू करते हैं। हम आपको आरबीआई के कार्य बता रहे थे कि आरबीआई के कार्य क्या-क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का एक कार्य हमने आपको बताया था कि नोट जारी करना, दूसरा हमने आपको बताया था, पहला क्या था? नोट जारी करना, यानी ₹1 से बड़ी नोट जो होती है आरबीआई जारी करता है। दूसरा मौद्रिक नीति, क्या था? मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, मौद्रिक नीति का, ये लोग आप लोग लिखते जाइएगा अपने नोट्स में, मौद्रिक नीति का क्या करना? निर्धारण करना। तीसरी बात क्या है? महँगाई कंट्रोल करना। क्या करना? महँगाई
कंट्रोल करना। और क्या काम है सर? और ये सरकार का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? ये सरकार का बैंक होता है। और क्या काम करता है सर? और ये बैंक का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? बैंक का बैंक होता है। और बैंक के बैंक को क्या कहते हैं? सरकारी बैंक। एक बात और समझिएगा, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। पहले इसके गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। कौन से क्रम के हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा? 26वें नंबर के, ठीक है। आरबीआई का काम क्या होता है? 1 रुपए से बड़ी नोट जारी करना, यानी 1 रुपए से बड़ी नोट में हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का कार्य है मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, महंगाई कंट्रोल करना, सरकार के बैंक के रूप में काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, बैंकों को कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना यानी साख नियंत्रण करना। ये सारे कार्य किसके होते हैं? आरबीआई के। यहाँ पे चाहे एक बात और लिख लीजिएगा, साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण, मार्केट में कितना पैसा जाना है कितना नहीं जाना है, ये कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने राज्य पशु, किसकी बात चल रही है? राज्य पशु की बात चल रही है। राज्य पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार हमको लगता है ये बड़े हल्के क्वेश्चन है, ये पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पशु जो है संकटग्रस्त है, अरे समझ में, क्लाउडेड लेपर्ड, और इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या लॉन्च किया गया है? मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया गया है। तो वो कौन से राज्य ने किया है लॉन्च? ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हुए। प्रश्न 1 क्या क्लियर हुआ? पहली बात तो आपको जिस भी राज्य ने लॉन्च किया है, वहाँ का आपको राजकीय पशु पता चल जाएगा कि वहाँ का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। और दूसरा, कौन से राज्य द्वारा चलाई जा रही योजना? एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मेघालय। क्या है? मेघालय। आ रही बात समझ में? तो मेघालय ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड जारी किया है, ठीक है, अपने राजकीय पशु को बचाने के लिए। और ये जो राजकीय पशु है जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड, राजकीय पशु का पहली बात तो नाम क्या है? राजकीय पशु का नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड क्लाउडेड लेपर्ड। ये कहाँ का राजकीय पशु है सर? ये मेघालय का राजकीय पशु है। तो हम क्या आपको केवल इतना बता के छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हम आपको इसका वैज्ञानिक नाम बताएंगे कि क्लाउडेड लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्लाउडेड लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है नियोफेलिस। क्या नाम है? क्या नाम है? नियोफेलिस। नियो, आधा गायब हो गया। नियोफेलिस, नियोफेलिस नेबुलोसा। कौन सा लोसा? नेबुलोसा। ध्यान रखिएगा, नेबुलोसा लिखा हुआ है, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई हो तो उसे डोसा ना लिख दीजिएगा, सही क्या है? नेबुलोसा। उसके मैं और सही लिख देता हूँ, नहीं मुझे पता है कि अगर किसी को भूख लगी होगी तो आज वो नोसा की जगह डोसा लिख जाएगा। सर नाम क्या है? नियोफेलिस। नियोफेलिस, नियोफेलिस नेबुलोसा। नेबुलोसा। ध्यान रखिएगा, इट्स लोसा नॉट डोसा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और बात समझते हैं। सर ये मिशन मेघालय ने कब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 4 अगस्त 2026 को। कब लॉन्च किया है? 4 अगस्त 2026 को लॉन्च किया है, ठीक है। अब एक बात, सर एक बात बताइए, मेघालय ने लॉन्च किया है तो मेघालय की बात आ गई, तो मेघालय के बारे में कुछ बात बता दीजिए। ध्यान रखिएगा, मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? फटाक से बताइए। मुझे तो नहीं लगता आपको मेघालय की राजधानी आप गलत कर सकते हैं, नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। बताइए। हुँ, बताएँ। मेघालय की राजधानी है शिलांग। क्या है? शिलांग। सर मेघालय की राजधानी शिलांग है, ये हमने भी बता दिया, आपने बता दिया, तो ठीक है, अब आप बस बता दीजिए। तो बताइए मेघालय के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम कौन है? ये तो हम दोनों ने मिलके बता दिया। अब आपकी बारी, आप बताइए मेघालय के सीएम कौन है? तो मेघालय के सीएम का नाम है के संगमा। क्या नाम है? के संगमा। सर ठीक है, ये आपने बता दिया। ठीक है, अब अगली बारी फिर से आपकी, कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो हैं सी एच विजय शंकर। कौन है? सी एच विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल है। क्लियर दोस्तों? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असम के बारे में देखते हैं, ठीक है। असम के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे जगह भी है तो यहाँ पे असम आ भी जाएगा। आपको पता है असम, अच्छा मेघालय की खास बात एक और है, मेघालय की खास बात एक और है कि आपको पता है
भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। सर मेघालय में कहाँ होती है? मानसिमराम में होती है। और सर मानसिमराम में क्यों इतनी ज्यादा वर्षा होती है? कारण यहाँ पे क्या है कि मेघालय में कुछ पहाड़ी है जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है। कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में है। और ट्रायंगुलर शेप में सर ये कौन सी पहाड़ी जो ट्रायंगुलर शेप में है? तो इस पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मेघालय में पाई जाती है गारो पहाड़ी। और गारो पहाड़ी के पास जब मानसून पहुंचता है तो मानसूनी हवाएं यहाँ पे फंस के रह जाती है और इतना वर्षा करती है मानसिमराम में, इतना वर्षा करती है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिमराम है। ठीक है, कौन सा है? मानसिमराम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मानसिमराम, आप लोग लिख लीजिएगा मानसिमराम। क्लियर है? ये सर्वाधिक दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मानसिमराम। ठीक है, अब आगे आते हैं असम की तरफ। असम के बारे में देखिएगा। असम की पहली बात तो ये है कि राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। क्लियर है? फिर उसके बाद सर असम के सीएम कौन है? दुनिया का शायद कोई आदमी हो जो असम का सीएम न जानता हो। बहुत खतरनाक फायर ब्रांड नेता है ये बीजेपी के। यानी जब बोलते हैं आ गए बोलते हैं बिल्कुल। यानी लोग इनको जब सुनते हैं तो जानते हैं कि आज अगर कोई स्टेटमेंट आया है असम के सीएम से तो कुछ आग लगाने वाला आया होगा। खतरनाक सा एकदम, समझ रहे हैं? यानी एक के लिए चेतावनी होती है, दूसरे के लिए राहत होता है इनका स्टेटमेंट। इतना खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं। बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपने राज्य को चला भी रहे हैं। मतलब इनके राज्य में शांति भी बहाल है बकायदे। ठीक है, भय बिन होए न प्रीत। सीएम जो है उनका नाम है क्या? हेमंता बिश्व शर्मा। क्या नाम है? हेमंता बिश्व शर्मा। विश्व शर्मा। दोस्तों ध्यान रहे, विश्वकर्मा ना लिख दीजिएगा, विश्व शर्मा नाम है। क्या नाम है? हेमंता बिश्व शर्मा। ये कहाँ के सीएम है? असम के। सर एक बात बताइए, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो असम के जो राज्यपाल है उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या नाम है? लक्ष्मण लक्ष्मण प्रसाद प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये असम के राज्यपाल हैं। सर आपने मेघालय बता दिया, आपने असम बता दिया, तो एक काम करिए, आप मणिपुर के बारे में बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो राज्यपाल है, उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। कौन है? अजय कुमार भल्ला है। ठीक है, अब आगे, अब आगे वहां चला गया मणिपुर। मणिपुर, क्योंकि दोस्तों अभी मणिपुर बहुत ज्यादा चर्चा में था। आपने देखा होगा जो हैती समुदाय वाली जो जनजातियां हैं उनके पीछे बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी और मणिपुर बहुत लंबे समय तक अभी राष्ट्रपति शासन झेल के निकला है। ठीक है, अभी मणिपुर के बारे में कुछ और बातें आपको बताएंगे, तो मणिपुर के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो राज्यपाल है, उनका नाम है अजय अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। सर यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है यमुनाम सिंह। क्या नाम है? यमुनाम सिंह। यमुनाम सिंह यहाँ के सीएम है। ठीक है, मणिपुर के। अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने आपको बताया कि मणिपुर में बड़े लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और राष्ट्रपति शासन जो है सर्वाधिक समय तक जिस राज्य में लगा रहा वो कौन सा राज्य है? मणिपुर। आ रही है समझ में? सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा हो गया है? मणिपुर हो गया। इसने उत्तर प्रदेश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर राष्ट्रपति शासन की बात आ गई है, तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल से लगाया जाता है ये भी बता दीजिए। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 356 से। कैसे लगाया जाता है? संविधान के अनुच्छेद 356 से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सर एक बात बताइए, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद होता क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उस राज्य की सरकार को या विधायिका को भंग कर दिया जाता है और पूरा अधिकार किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। और राष्ट्रपति सर उन अधिकारों का कैसे प्रयोग करता है? राष्ट्रपति अपने अधिकारों को दे देता है राज्यपाल। किसको देता है? राष्ट्रपति शासन लगने के पास पूरी पूरी विधायी शक्ति किसके पास चलेगी? राष्ट्रपति के पास। उसका प्रयोग वो कैसे करेगा? राज्यपाल के माध्यम से करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? और सर एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में भी लगा है राष्ट्रपति शासन, तो मध्य प्रदेश में 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। सर कब कब लगा है? 1977, 1980 और 1992। कब लगा है? 1977, 80 और 92 को। ठीक है, 1992 लिखा हुआ है नीचे, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 1992 3 बार मध्य प्रदेश में लगा है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राज्य और शहर ने, किस अमेरिकी राज्य और शहर ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है? बताइए। कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, टेक्सास एंड ह्यूस्टन, मैसाचुसेट्स और बोस्टन। बताइए क्या सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स और बोस्टन ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। सर क्या कारण है? इंडिया डे अमेरिका में घोषित कर दिया सर इंडिया डे। बिल्कुल इंडिया डे घोषित किया गया है। सर क्यों किया गया है? क्योंकि अमेरिका में जो हमारे भारतीय रहते हैं, प्रवासी भारतीयों के योगदान को देखते हुए, किसको देखते हुए? प्रवासी भारतीयों के भारतीयों के योगदान को देखते हुए वहां पर क्या घोषित किया गया है? प्रवासी भारतीय इंडिया डे घोषित
किया गया, ठीक है। और क्यों किया गया सर? क्योंकि 15 अगस्त को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। इस कारण से भी 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया गया है। सर यूएसए के बारे में थोड़ा बता दीजिए, यूएसए क्या है? तो यूएसए यूएसए क्या है? 50 राज्यों का एक संघ है। क्या है? 50 राज्यों का एक संघ है। और आपको पता है भारत कितने राज्यों का संघ है? भारत 28 राज्यों का संघ है और अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। सर अगर दोनों संघ है, दोनों में कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। अमेरिका जिस 50 राज्यों का संघ है, तो अमेरिका के संघ को कहते हैं फेडरल। क्या कहते हैं? फेडरल। तो भारत 28 राज्यों का संघ है, तो भारत के 28 राज्यों के संघ को कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरल का मतलब भी संघ होता है। सर एक बात बताइए, अगर दोनों का मतलब संघ होता है तो इसको फेडरल और इसको यूनियन को कहा जाता है। तो मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। फेडरल का मतलब ये होता है कि अमेरिका जिन 50 राज्यों को साथ लाके बना है, कितने राज्यों को? अमेरिका 50 राज्यों को साथ लाके बना है, भारत 28 राज्यों को साथ लाके बना है। अब यहाँ पे अंतर क्या है? अमेरिका के 50 राज्य जब चाहेंगे अमेरिका से अलग हो सकते हैं, पर हमारे भारत के जो 28 राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकते। तो हम यूनियन वाला संघ है जहाँ पे राज्य को अलग होने की कोई अनुमति नहीं होती है, और अमेरिका फेडरल वाला संघ है जहाँ पे राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में समझौता है, समझौता टूटा, कॉन्ट्रैक्ट टूटा, ये राज्य अलग हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश में कोई भी राज्य जो है समझौता करके देश के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो भारत यूनियन है, अमेरिका फेडरल है। सर अमेरिका की राजधानी बता दीजिए, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। सर वाशिंगटन डीसी में डीसी का पूरा नाम क्या है? तो डीसी का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बात करते हैं, सर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति को शायद ही कोई जानता हो, शायद मतलब शायद ही कोई ना जानता हो, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति को शायद ही कोई ना जानता हो इस धरती का, क्योंकि दुनिया में जो तबाही मची हुई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं महाराज की देन है। आग ही लगाए हैं सर पूरे संसार में, ठीक है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। आ रही बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और बस एक बात याद रखिएगा, अमेरिका में डॉलर चलता है और वही उसकी मुद्रा है। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो तो फिर हम आपसे कल मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।